हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है ये हमारे दिसंबर के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जिनमें हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है, राइट। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग क्या है। आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका, कौन से मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान चलाया था। अभियान का क्या नाम है? लोकल फॉर दिवाली। आपसे पूछा है किस मिनिस्ट्री ने, किस मंत्रालय ने अभियान चलाया था। तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। कौन से मंत्रालय ने किया? वित्त मंत्रालय किसके अंडर में है? फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है? निर्मला सीतारमण। गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह जी। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। वस्त्र मंत्रालय कौन है? स्मृति जुबेन ईरानी। ओके, कौन से मंत्रालय के अधीन है? आपसे ये पूछा है लोकल फॉर दिवाली अभियान किसने चलाया है। तो ये जो है दिवाली पर जो हमारे हस्त निर्मित वस्तुएं हैं, जो हमारी हस्तशिल्प है, हस्तकला जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे जो क्राफ्टमैन है उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको गिफ्ट के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए दिवाली पर। इसलिए लोकल फॉर दिवाली जो है, प्राइम मिनिस्टर ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। उसके बाद से सभी डिपार्टमेंट्स जो है अपने अपने स्तर पर ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, यानी वस्त्र मंत्रालय जो है, इसने अभियान शुरू किया था। वस्त्र मंत्रालय ने यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था, राइट। तो ये ध्यान रखना आपका। स्मृति जुबेन ईरानी जो है इस मंत्रालय को संभाल रही है, और इस के अंदर जो है आपके क्राफ्ट्समैनशिप उद्योग जो है, हस्तकला उद्योग है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 50% जो है, लगभग 50% जो श्रमिक कार्य करने वाले हैं, वो जो रोजगार पा रहे हैं वहां पर काम करने वाले कारीगर है या श्रमिक है, जो भी है, वो 50% से ज्यादा जो है महिलाएं इस क्षेत्र के अंदर है। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का काम भी हो रहा है। इसलिए लोकल फॉर दिवाली जो अभियान है ये वस्त्र मंत्रालय, और वस्त्र मंत्रालय मीन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, जो कि किसके अंडर में है? स्मृति जुबेन ईरानी के अधीन है। तो ये आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के मून लैंडिंग मिशन का नाम क्या है जिससे 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी नासा जो स्पेस एजेंसी है यूएसए की, वो 2024 तक एक मून पर अपना मिशन भेजने वाली है। कब? 2024 में। लेकिन क्वेश्चन का लेवल इंपॉर्टेंट अभी से आ जाएगा, क्योंकि ये आगे की बात है, बट अभी न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 18 यात्रियों को मून पे भेजा जाएगा, ठीक है ना। 18 जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको मून पर भेजा जाएगा इस मिशन के तहत, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होंगे। इसके अंदर एक इंडो अमेरिकी जो है, भारत और अमेरिका के जो भारतीय मूल के व्यक्ति है, अमेरिका में जो रह रहे हैं, तो इंडो अमेरिकन जो है वो भी है शामिल, राजाचारी, ठीक है। राजाचारी जो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति है जो इस मिशन के अंदर जाएंगे। 18 यात्रियों की जो लिस्ट फाइनल हुई है उसके अंदर इसमें नाम है। तो आपको बताना है कि कौन सा मिशन है जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो 2024 तक इनको भेजना है। तो बताइएगा कौन सा है? ये आपका आर्टेमिस। कौन सा है? आर्टेमिस बी। आर्टेमिस जो है ये मिशन है इनका, आर्टेमिस। आर्टेमिस क्या है एक्चुअल में? वैसे इसकी फुल फॉर्म नहीं चाहिए, वैसे फुल फॉर्म है इसकी एक्सीलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून, ठीक है ना। एक्सीलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून, ठीक है। तो ये आपका आर्टेमिस जो उपग्रह है उसको 2024 तक लैंडिंग करवाएंगे, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो लैंड जो करवाने का है मून पर, वो 1959 के अंदर रशिया जो है, सोवियत संघ, वो कर चुका है। उसका लूना 1 एंड लूना 2 मिशन था। इसके बाद 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रांग जो है वो भेज चुके हैं। 1969 के अंदर जो अपोलो 11 मिशन यूएसए का था, तो वो भी जा रहा है। इसके अलावा भारत जो है चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 वहां पर जो है भेज चुका है। चंद्रयान 3 की हमारी प्लानिंग चल रही है अभी, बहुत जल्दी हम लोग वो भी भेजने वाले हैं, राइट। लेकिन आर्टेमिस कहाँ का, ये आपको ध्यान रखना है, ये नासा का है, ओके। इसके अलावा चाइना ने अभी हाल ही में कौन सा मिशन भेजा था जो मून के साउथ पोल से क्या रॉक लेकर आया है, जिसकी स्टडी करेगा, उत्पत्ति कैसी हुई मून की वो पता करेगा। तो वो कौन सा मिशन था? चेंगी 5 जो कि उनके जो मार्च 5 जो रॉकेट लॉन्चर है उसका लॉन्च मार्च 5 उससे भेजा गया था, चेंगी 5, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया बी, अमेरिका का 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? कौन से स्टेट की तेजपुर लीची है जिसको जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब सांकेतक, भौगोलिक सांकेतक जो है किसको मिला है? जीआई टैग किसको मिला है? तेजपुर लीची को। कौन से स्टेट की आपसे ही पूछा है? असम, मणिपुर, मिजोरम और बिहार। विच स्टेट? बताइएगा। तेजपुर लीची
लीची में जो है विटामिन सी पाया जाता है और ये तेजपुर लीची जो है अपने टेस्ट के लिए जो है इसका जो टेस्ट है और इसकी सुगंध जो है इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ऐसा देखा गया कि इस लीची की सुगंध जो है अगर उसी क्षेत्र में बोया जाए, तेजपुर के अंदर ही बोया जाए, तो वहीं की जो है एक स्पेसिफिक टेस्ट है उसके अंदर, लीची के अंदर। तो इसलिए अभी इनको जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट में है तेजपुर, अगर आपको पता है कहाँ पर है तो तेजपुर लीची अपने आप इजी हो जाएगी। सो तेजपुर है आपका असम के अंदर। तो लीची कहाँ की है? असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का क्या फायदा होता है? फिर वहां का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है, साकेत मिल गया है, तो जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसको पता है कि ये वहां की चीज बनी हुई है और इसको कोई भी अलग जो है, कोई भी दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से उसका मिसयूज नहीं कर सकता है, वो इलीगल हो जाता है। ठीक है ना। तो जीआई टैग तेजपुर लीची को मिल गया। लीची के मामले में अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है चीन के अंदर, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर भारत है। विश्व में सर्वाधिक लीची का उत्पादन चाइना में, दूसरे नंबर पे भारत है। और भारत में भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है? बिहार के अंदर। उसके बाद होती है फिर पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे नंबर पे आता है असम का लीची उत्पादन के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा भी असम के अंदर और किसको मिला हुआ है? एक इसका बोका राइस है। असम के अंदर जो है बोका चावल, बोका सोल या बोका राइस जो है, बोका चोल भी बोलते हैं, बोका सोल भी बोलते हैं। ठीक है। तो बोका चोल या बोका सोल जो है बोका राइस है, राइस की क्वालिटी है, तो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा असम के अंदर जो है मूंगा सिल्क जो है उसको हाल ही में मिला था। मूंगा सिल्क और बोका चावल ये दोनों असम के अंदर है। और लीची, एक और भी लीची एक्चुअल में शाही लीची, ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक शाही लीची भी है। ये शाही लीची जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये कहां पर है? ये बिहार के मुजफ्फरनगर की, ये भी बहुत फेमस है। सबसे बेस्ट लीची जो है इंडिया के अंदर ये शाही लीची मानी जाती है। ठीक है ना। तो शाही लीची जो है बिहार के मुजफ्फरनगर के अंदर होती है, जो कि बेस्ट लीची है शाही लीची। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कहां पर है ये? मुजफ्फरनगर, बिहार। मुजफ्फरनगर। ठीक है ना। मुजफ्फरपुर, सॉरी नॉट नगर, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। ठीक है। तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ध्यान रखना ये चीजें थोड़ी बहुत। भारत में पहला जो है जीआई टैग आपको पता है दार्जिलिंग चाय को मिला था। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया असम। असम के अंदर एक नेशनल पार्क अभी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा रहा है। वो कौन सा है ये आपको कॉमेंट में बताना है। एक ऐसा जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा रहा है असम के अंदर, वो कौन सा है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था पहले, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपको आंसर देना है उसके अंदर कमेंट के अंदर। ओके। तो इसका असम करेक्ट आंसर हो गया। और असम का माजुली द्वीप वेरी वेरी फेमस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? एक्चुअल में 10 उपग्रहों का जो एक 10 उपग्रहों को भेजा है वो कौन सी फ्लाइट से भेजा है, ये एक्चुअल में ज्यादा बेहतर रहता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि व्हीकल पूछ रहा है। सैटेलाइट का नाम नहीं होना चाहिए, ये व्हीकल के नाम है सारे के सारे। तो कौन से व्हीकल से भेजे हैं जो अभी हाल ही में 10 उपग्रहों को भेजा है एक साथ इसरो ने? तो ये करेक्ट क्वेश्चन होगा। तो PSLV C49, PSLV C50 या PSLV C51 या PSLV C52। एक्चुअल में PSLV क्या है? ये व्हीकल है जिसके थ्रू हम लोग सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेजते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है ये? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है। ठीक है ना। ये PSLV है। PSLV की जो अभी तक टोटल कितनी फ्लाइट पूरी कर चुका है? PSLV जो है अभी तक टोटल 51 फ्लाइट पूरी कर चुका है। और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कैसे बनता है इसका वो मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन को क्यों पूछा जाना है और क्यों पूछा जाना चाहिए। अगर पूछा जाए PSLV की हाल ही में अंतिम फ्लाइट कौन सी थी? 51वीं फ्लाइट थी, लेकिन कौन सा व्हीकल था वो? तब जो आपसे पूछा जाएगा PSLV C49 था, PSLV C50 था, PSLV C52 या C51, तब आपका आंसर क्या होगा? PSLV C49 व्हीकल था। ठीक है ना। व्हीकल कौन सा था? PSLV C49। ठीक है। क्योंकि ये C जो है, C जो चल रही है हमारी, जो C सीरीज चल रही है इसकी, उस सीरीज के अंदर जो है ये 49th है। दो अलग सीरीज के लिए थे, तो PSLV C1 C2 ऐसे करके जब हम लोग चल रहे हैं तो उसके अंदर जो है PSLV की तो 51वीं है, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी 51वीं फ्लाइट है ये, जो कि PSLV C49 से छोड़ी गई थी। इसके अंदर हम लोगों ने 10 सैटेलाइट्स को छोड़ा है। 10 सैटेलाइट्स के अंदर जो है 10 उपग्रहों के अंदर से एक तो इंडिया का है, इसके अलावा 9 जो है फॉरेन सैटेलाइट्स को छोड़ा है हम लोगों ने।
9 विदेशी उपग्रह छोड़े हैं। इसके अंदर से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से देशों के छोड़े हैं बाकी के। तो उसके अंदर जो है 3 कंट्रीज है, कौन कौन सी, एक तो यूएसए का, इसके अलावा एक लक्समबर्ग जो है उसका, एक लिथुआनिया। इन 3 देशों का, यूएसए के 4 है, लक्समबर्ग के 4 है, एक लिथुआनिया का है। तो ये 9 जो सैटेलाइट्स हैं हम लोगों ने और छोड़े हैं। तो 4 4 8 और एक 9 और एक इंडिया का 10, टोटल 10 सैटेलाइट जो हम लोगों ने अभी छोड़े हैं। इंडिया का जो कौन सा सैटेलाइट छोड़ा है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो है PSLV C49 जो 51वीं फ्लाइट थी PSLV व्हीकल की, उसके तहत जो है हम लोगों ने छोड़ा है EOS-1। EOS से क्या बनता है, E माने अर्थ, O से ऑब्जर्वेशन, S से सैटेलाइट, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1। पहली जो है सीरीज की EOS सीरीज हम लोगों ने अभी शुरू की है। इससे पहले जो है हम लोग अलग अलग नाम देते थे, जैसे कार्टोसेट कार्टोग्राफी के लिए, ओशियन सेट जो ओशियन ऑब्जर्वेशन के लिए। अब सभी जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट छोड़ी जाएगी, उन सबको क्या नाम दिया जाएगा, EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो EOS-01 जो है ये सैटेलाइट हमने PSLV C49 व्हीकल के द्वारा छोड़ी है अभी हाल ही के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सीरीज अभी हम लोगों ने, इससे पहले जो लास्ट फ्लाइट थी उससे हम लोगों ने कौन सी छोड़ी थी, लास्ट फ्लाइट जो थी उससे हम लोगों ने छोड़ी थी RISAT 2BR1। RISAT यानी रीसेट, ये क्या थी, राडार इमेजिंग सैटेलाइट, जो भी एक तरह से ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने छोड़ी थी लास्ट फ्लाइट जो है। इसके बाद 2020 के अंदर हम लोगों ने ये पहली बार छोड़ा है। इसके बीच में कोरोना चल गया था, तो इसके चक्कर में कोई सैटेलाइट हम लोगों ने नहीं छोड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दिसंबर 2019 के अंदर रीसेट 2BR छोड़ा था, राडार इमेजिंग सैटेलाइट, जो ये भी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। लेकिन अभी जो है छोड़ा जाना था वो कौन सा था, RISAT 2BR2। लेकिन 2BR2 की जगह हम लोगों ने क्या यूज किया है, EOS। अब हम लोग इसी सीरीज का यूज करेंगे आगे आगे, ओके। इससे पहले हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक GSAT-30 भी छोड़ा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, GSAT-30 सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था, ये फ्रेंच गुयाना से छोड़ा था हम लोगों ने। GSAT-30 है वो कहां से छोड़ा गया था, फ्रेंच गुयाना से। एरियान व्हीकल जो है उसके द्वारा छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से GSAT-30। तो ये ध्यान रखना है आपको, GSAT-30 जो है हम लोगों ने फ्रेंच गुयाना से छोड़ा था, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 51वीं फ्लाइट थी, लेकिन व्हीकल का नाम क्या था, C49। और इसके अंदर जो है 4 स्टेज होती है, रॉकेट जो है इसके अंदर 4 स्टेज होती है, जिसमें सबसे नीचे सॉलिड फ्यूल यूज होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिक्विड फ्यूल, और उसके बाद फिर सॉलिड और फिर लिक्विड। ठीक है, ये 4 स्टेज होती है, सॉलिड लिक्विड जो है 4 स्टेज होती है इसके अंदर फ्यूल की, जो इस व्हीकल का हम लोग PSLV का यूज करते हैं। क्लियर है। तो पहले में सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। इसमें स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती है नीचे की तरफ, जो शुरू में बूस्ट करने के काम आती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जहाजरानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है। नाम बदलने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो आपको बताना है इसका क्या रखा है। जहाजरानी शिपिंग मंत्रालय, इसका नाम बदलकर क्या रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ट्रस्टवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। A, B, C और D, क्या करेक्ट आंसर होगा बताना है फटाफट से। अभी नवंबर के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हजीरा से गोगा के बीच में, हजीरा से गोगा के बीच में एक रोप एक्स फेरी की शुरुआत की है। ठीक है ना, रोप एक्स फेरी की शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया था। हजीरा गुजरात में, गोगा भी गुजरात में। ठीक है, तो वहां पर जो है पहले घूम के आना पड़ रहा था, जैसे कि ये गुजरात का ये हिस्सा है, तो यहाँ पे हजीरा है, यहाँ पे गोगा है। हजीरा से गोगा के आने के लिए एक तो ये रास्ता है और दूसरा रास्ता ये है। पहले ये रास्ते से का यूज नहीं हो रहा था क्योंकि ये समुद्र है यहाँ पर, यहाँ ऊपर से आते थे, तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड लगता था। अब जो है यहाँ से सीधा डायरेक्ट रोप एक्स फेरी का शुरुआत कर दिया था हजीरा से गोगा के बीच में, जो कि भारत में इस तरह का पहली बार हुआ है। तो ये जो उद्घाटन किया था उसी टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये इसका नाम बदलने का भी साथ में जो ऐलान किया था। तो ये जहाजरानी शिपिंग मंत्रालय का नया नाम अभी क्या कर दिया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इसके अलावा HRD मिनिस्ट्री का नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर ही दिया था काफी पहले, तो ध्यान रखना है।
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हो गया इसका नया नाम, राइट। इसके अलावा देखिएगा गुजरात के अंदर ऐसा हुआ है, हजीरा से गोगा के बीच में रोपेक्स फेरी। इसके अलावा पहली सी प्लेन सर्विस जो है वो भी गुजरात के अंदर साबरमती अहमदाबाद से लेकर कहाँ के बीच में चलाई गई है, आपकी केवड़िया, गुजरात में नर्मदा जिले के अंदर केवड़िया गांव जो है, जहाँ पर जो आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लगा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, तो उनके बीच में जो है एक सी प्लेन सर्विस भी चलाई गई है। इसके अलावा गुजरात के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया गया। यानी जिंक स्मेल्टर प्लांट क्या, स्मेल्टिंग क्या होती है कि जिंक जो मिनरल्स होते हैं उसमें से प्योर जिंक अलग करना, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, उसको कहते हैं स्मेल्टिंग। तो जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है वर्ल्ड का सबसे पहला 300 किलो टन जो है उसकी प्रतिवर्ष की क्षमता वाला वो लगाया गया है वहां पर। तो ये कुछ एक चीजें गुजरात के बारे में और ध्यान रख लेना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, ध्यान रखना। इसको कैसे भी घुमा के पूछा जा रहा है, नाम पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है, इन सूची के अंदर टॉप किसने किया है, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में परम सिद्धि जो भारत का है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो 2015 के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था, उस मिशन के अंदर परम शिवाय और परम सिद्धि वेरी वेरी फेमस सुपर कंप्यूटर है भारत के। तो ये जो परम सिद्धि को कौन सा स्थान मिला है, पहला मिला है, 64वां मिला है, 63वां मिला है या 65वां, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो परम सिद्धि को मिला है 63वां, 63rd पोजीशन है हमारे परम सिद्धि की इसके अंदर, ठीक है ना। 63वां स्थान है परम सिद्धि का। फिर पहला किसका है, पहला स्थान है जापान के फुगाकू। फुगाकू जो है माउंट फ्यूजी भी कहते हैं, माउंट फ्यूजी भी कहा जाता है फुगाकू को। और फुगाकू जो है जापान का, ये वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर 500 जो सूची बनी है उसमें सबसे टॉप पे है फुगाकू जापान। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो पेटाफ्लॉप्स जो अब तक हाईएस्ट स्पीड डेवलप कर रखी है हम लोगों ने, पेटाफ्लॉप्स तक पहुंचे हैं। और 415.5 पेटाफ्लॉप्स जो है इसकी स्पीड जो है हम लोग कर पाए हैं फुगाकू की, जापान के अंदर। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरा नंबर पे जो है ये आपका समिट करके है यूएसए का, जो दूसरे नंबर पे आता है वो यूएसए का है। दूसरे नंबर पे ज्यादा स्पीड वाला वो यूएसए का समिट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है वो है। लेकिन सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर अगर वर्ल्ड में आपसे पूछे किसके पास है, तो चाइना के पास है, जो कि इस 500 के अंदर से 226 तो चाइना के ही है, 226 तो चाइना के ही इन 500 में से। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूएसए के पास है, यूएसए के कितने हैं 114। और तीसरे नंबर पे जापान है जिसके पास 30 है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे कौन है इसमें, जापान, जिसके पास सुपर कंप्यूटर की संख्या कितनी है 30। इनमें से जो हाईएस्ट स्पीड वाले हैं वो 30 इनके। तो यू कैन इमेजिन कि सबसे ज्यादा 226 तो 500 में से चाइना के आए इसके अंदर। ओके, और इंडिया का 63वां स्थान मिला इंडिया को, जो कि परम सिद्धि है हमारा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको बनाया गया है। ओके, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया सीडेक के द्वारा, ठीक है ना। ये सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है और वो भी सीडेक के द्वारा ही डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और एनियाक जो है वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, एनियाक भी आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है। देखिएगा, आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीओडी की पोस्ट क्रिएट की थी हम लोगों ने अभी पीछे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों हमारी आर्म फोर्सेस है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम था चीफ ऑफ डिफेंस। वो हमारे बिपिन रावत जी है। और अभी इसीलिए क्या हुआ है, तीनों जो हमारी ये स्टाफ आपका आर्मी स्टाफ है, आर्म फोर्सेस है, इन तीनों का एक ज्वाइंट जो है एक्सरसाइज करवाया गया है कि तीनों एक साथ कॉम्बैट करना पड़े कहीं भी तो उसमें एक काम कर सके इसके लिए। तो इसलिए पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है, बुल स्ट्राइक है, एलिफेंट स्ट्राइक है, गेट स्ट्राइक है या एनिमी स्ट्राइक है, कौन से टाइप की स्ट्राइक है, वो क्या नाम है उसका, ये पूछा गया है। एक्चुअल में इसका आयोजन कहां हुआ था, ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी अंडमान निकोबार के अंदर। अंडमान एंड निकोबार जो है आइलैंड ग्रुप है,
इसमें ऊपर की तरफ अंडमान है और नीचे निकोबार है, और निकोबार के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है टेरेसा आइलैंड। ये टेरेसा आइलैंड जो है यहाँ पर हुई थी ये तीनों सेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज, ठीक है, टेरेसा आइलैंड। ओके, वहाँ पर भी अंडमान निकोबार जो है उसमें भी आइलैंड्स के नाम है अलग अलग से, 4 ग्रुप ऊपर वाले के अंदर है, 4 इस प्रकार से, जो ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर बीच में जो है ये आपका 10 डिग्री चैनल आ गया, फिर आपका निकोबार है, निकोबार के अंदर फिर ये आपका इधर निकोबार के भी 3 पार्ट है, ठीक है ना। तो कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर जो आपका टेरेसा आइलैंड पड़ता है, ये टेरेसा आइलैंड पर हुई थी, आपको ध्यान रखना है इस बात को। और इसके अंदर इसका नाम पूछा है आपसे कौन सा है, तो नाम क्या है इसका, बुल स्ट्राइक, इसका नाम था बुल स्ट्राइक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों सेनाओं का ज्वाइंट है ये, ओके, तीनों सेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इसलिए नाम क्या है, बुल स्ट्राइक। और सीओडी कौन है, बिपिन रावत। कमांडर इन चीफ पूछे अगर तीनों आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ कौन है, तो वो है आपके रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछे तो आपके बिपिन रावत। ध्यान रखना है, कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, टेरेसा आइलैंड पर हुई है ज्वाइंट एक्सरसाइज तीनों सेनाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, वुहान में हुआ है, थाईलैंड में हुआ है, जेनेवा में हुआ है, कहां पर हुआ है? दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो, वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो कहां पर हुआ है? 11 नवंबर को आयोजित किया गया था इसको, किस शहर में? तो जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, कोरोना की शुरुआत कहां हुई थी? चीन के वुहान शहर से। तो चीन के वुहान शहर के अंदर ही जो है दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का जो आयोजन किया गया था, ताकि वुहान को एक तरह से वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें जो है बताई गई कि किस प्रकार से जो हम लोग स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो जो है वुहान के अंदर हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका व किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कैरेट 2020 का आयोजन हुआ? कौन सा? कैरेट 2020 किस किस के बीच में हुआ है? एक तो यूएस से है, दूसरा कौन सा है? अमेरिका हो गया एक, तो दूसरा कौन सा है जिसके बीच में कैरेट 2020 का आयोजन हुआ है? कैरेट क्या है? कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। क्या है कैरेट एक्चुअल में? वैसे तो नहीं आएगा इसका फुल फॉर्म वगैरह तो, बट फिर भी कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में हुआ है 2020 का कैरेट? आपसे ये पूछा है, बता दीजिएगा फटाफट से, किस किस के बीच? भारत के साथ हुआ है, यूएसए का, या जापान के साथ, या चीन का है, या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। यूएसए और बांग्लादेश के बीच हुआ है कैरेट 2020, यूएसए एंड बांग्लादेश के बीच, ठीक है। यूएसए और कौन कौन सी में? इंडिया के साथ कौन सा है? ट्रिम्फ टाइगर जो है इंडिया और यूएसए के बीच में है। इसके अलावा और कोई? मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज जो उसमें यूएसए शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इंडिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबार जो आपकी एक्सरसाइज उसमें पहली बार शामिल हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश थे। अभी तक 1992 से इस एक्सरसाइज के अंदर ओनली यूएसए, जापान और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे थे। 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसके कारण जो है चाइना भी नाराज हो गया उससे। बट क्वाड्रिलेटरल कंट्री का जो क्वाड कंट्री बोला जाता है, जो क्वाड देश है, उसमें 4 देश है, उसमें ये चारों ही हैं जिन्होंने इस बार मालाबार एक्सरसाइज में जो है भाग लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस बार भाग लिया है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये गर्मा गर्मी चल रही है, तो इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मालाबार एक्सरसाइज जो आपकी बंगाल की खाड़ी में हुई, इसमें इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया, जापान और यूएसए के साथ साथ, और भारत तो है ही है। ओके, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो है भारत की अगर बात करें तो बोंगो सागर हो गई, संप्रीति 9 हो गई, ये 2-3 एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो और ये कैरेट 2020 किसकी है? अमेरिका और बांग्लादेश की, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? किन 2 व्यक्तियों को इसमें से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन जो है उसके द्वारा चुना जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। किसको किसको चुना गया है, आपसे ये पूछा है।
सोनू सूद और नरेंद्र मोदी, जो बिडेन और कमला हैरिस, जो बिडेन और ग्रेटा थुनबर्ग, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन। क्या इसका करेक्ट आंसर है ये बताना है, बताइएगा फटाफट। थोड़ी राहें आसान कर देता हूं मैं। ग्रेटा थुनबर्ग जो है ये थी 2019 में। 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला था? एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरनमेंट के लिए आवाज उठा रही थी, ग्रेटा थुनबर्ग, उसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था। मैगजीन पे बड़ा कवर में लगी थी ग्रेटा थुनबर्ग, एक छोटी सी बच्ची जो एनवायरनमेंट के लिए इतना लड़ाई लड़ रही है, तो वो 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी। अभी 2020 में कौन बना है अब आप इजीली बता सकते हो। नरेंद्र मोदी को तो डिलीट कर दो, कम क्या बच गया अभी? जो बाइडन और कमला हैरिस। जो बाइडन जो है वो यूएसए के 46वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद, और ये कमला हैरिस जो है ये उपराष्ट्रपति बनी है, जो कि पहली इंडो अमेरिकी है या पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति है। अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति पूछे तो वो कमला हैरिस है, ठीक है। और जो आपके जो बाइडन है वो 46वें राष्ट्रपति बने यूएसए के, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को जो है टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 के लिए। और 2019 में कौन थी? ग्रेटा थुनबर्ग जो है वो 2019 में थी। तो 2019 और 20 दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखना है। क्लियर है? तो 2020 बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारतीय अभिनेता वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? कौन भारतीय अभिनेता है जो वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? आमिर खान, सोनू सूद, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, कौन है वो व्यक्ति बताइएगा। ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी, देखो 50 सेलिब्रिटीज़ की एक लिस्ट जारी की गई, इसके अंदर 50 सेलिब्रिटीज शामिल थे जो कि ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए। उसके अंदर पहले स्थान पर कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं। ओके, ये एक यूके बेस्ड एक जो है एक संस्था है जिसका नाम है ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर। ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर जो है इसके द्वारा जो है इसको नाम जो है उजागर किए जाते हैं, ये चुने जाते हैं। ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर करके यूके बेस्ड है एक संस्था, उसके द्वारा। तो इसके अंदर जो है पहला स्थान किसको मिला है? सोनू सूद को। सोनू सूद आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान जो है कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था, तो प्रवासी मजदूर जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी हेल्प की थी सोनू सूद जी ने, ठीक है। इसलिए सोनू सूद जो है वर्ल्ड लेवल पे उनको एक कवरेज मिल रहा है और इन्होंने अवार्ड दिया। एक तरह से ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी जो है वो अभी चुने गए। दूसरे हैं लिली सिंह। दूसरे जो है वो कौन है? लिली सिंह जो है दूसरे सेलिब्रिटी चुनी गई है, लिली सिंह। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले कौन है? सोनू सूद। दूसरे नंबर तक पूछेगा नहीं वैसे तो ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी, बट फिर भी पूछे तो लिली सिंह, मैं लिख दे रहा हूँ इधर, लिली सिंह जो है वो उस सूची में 50 की सूची में सेकेंड लिली सिंह है और पहला स्थान मिला है सोनू सूद। क्लियर है? तो ये है ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी, राइट। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन समाप्त। इतने क्वेश्चन थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। सो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा अपनी। आज ये मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स का 100 जो है हमारा पार्ट है। 100 के आसपास हो गए। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं हर क्लास के अंदर। तो 10 से 12 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1000 के आसपास हो गए आपके पास क्वेश्चंस। इन सबको आप रिवाइज कीजिएगा प्रॉपरली। इनसे बाहर जो है 2020 का ऑलमोस्ट पूरा चीज़ जो है आ जाएगा इसके अंदर। तो बार बार रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।